हेलो दोस्तों, आप लोग सभी बच्चे लोग क्लास 9th और 10th में गए होंगे और 9th और 10th में जाने के बाद सभी बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिए होते हैं कि हमें आगे क्या करना है, अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिए होते हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट आईटी जेई के बारे में सोचते हैं और कुछ बच्चे अदर कंपटीशन के बारे में भी सोचते हैं। तो जब आप लोग नीट आईटी जेई और अदर कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेरीज आता है। तो क्वेरीज क्या होता है कि क्या अगर हम नीट का या आईटी का तैयारी अभी से कर रहे हैं तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी का एकलव्य बायोकेम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से तो हम लोग आगे वीडियो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्लास नाइन्थ हो, चाहे 10th हो, चाहे क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, इसके सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए कि इनका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हम सिलेबस के बारे में अगर हमें मालूम हो तो प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्लास 9 के सिलेबस की बात करें तो जैसे आप लोग अगर नीट की करें तैयारी या आईटी की तैयारी करें तो आप लोग को क्या पढ़ना होता है, आप लोग को पढ़ना होता है साइंस, है ना, साइंस पढ़ना होता है। और आप लोग को पता है कि क्लास 9 से साइंस स्प्लिट हो जाता है 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और एक हो जाता है अगर आप आईटी का तैयारी कर रहे हैं तो एक मैथ हो जाता है। ठीक है, तो जो आईटी का तैयारी करेंगे तो बायोलॉजी को हटा देंगे, मैथ्स रखेंगे, और जो नीट का तैयारी करेंगे वो मैथ्स हटा देंगे, बायो को रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में, है ना, कि क्या कोई सिलेबस लिंक्ड है जो 9th में है, क्या 11th 12th में है, जो 10th में, क्या 11th 12th में वो सिलेबस है या नहीं है। तो उस सिलेबस का जानकारी सबसे पहले होना जरूरी है। सबसे पहली जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी चीज़ का तैयारी करें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले जैसे हम लोग फिजिक्स में क्लास 9th में स्टार्ट करते हैं मोशन से। फिजिक्स की अगर पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं। तो मोशन आपका 9th में भी है, मोशन यही मोशन आपको 11th में भी पढ़ना होता है। यहाँ पे भी आप मोशन का 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, 11th में भी आपको मोशन का 3 इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग 9th में पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो 9th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, 11th में भी पढ़ना हो रहा है। वर्क पावर एनर्जी हम लोग 9th में पढ़ते हैं, उसी तरह 11th में भी वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं। साउंड है, साउंड 9th में भी पढ़ते हैं, साउंड 11th में भी पढ़ते हैं। जैसे ग्रेविटेशन है, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। फिजिक्स का ये सारा चैप्टर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो क्लास 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ना होता है। लाइट चैप्टर है, लाइट क्लास 10th में भी पढ़ना होता है, क्लास 12th में भी पढ़ना होता है। और लाइट क्लास 10th में एक चीज बता देते हैं, क्लास 10th में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसी तरह 12th में भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, उसी तरह क्लास 12th में भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का फिजिक्स का। जैसे नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में क्या है कि जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर है आप लोग का क्लास 9th में। ठीक है, इस चीज को हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं। 11th में जब जाएंगे तो बहुत सारे सर ऐसे होते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे टीचर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ाते हैं, बेसिक में पढ़ाते हैं। तो और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोग को 9th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। ठीक है, और एक 2 चैप्टर छूट गया है, तो 2 चैप्टर को मिला के वो पूरा केमिस्ट्री यूज होते रहता है, चाहे 10th में पढ़े, चाहे 11th में पढ़े, चाहे 12th में पढ़े, वो होते रहता है। स्टार्टिंग का 2 चैप्टर जो केमिस्ट्री का। जैसे अगर हम क्लास 10th की तरफ मूवमेंट करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये क्लास 10th का चैप्टर है। यही चैप्टर आप लोग को कुछ इस चैप्टर का कुछ पार्ट 11th में पढ़ना होता है, कुछ 12th में पढ़ना होता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, क्लास 10th का है, आप लोगों को क्लास 11th में ही पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल भी आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, उसी तरह क्लास 11th में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है, क्लास 10th में इसको पढ़ना है। इसको 11th में भी पढ़ना है, इसको 12th में भी पढ़ना है, 11th 12th में भरल पड़ल है ये।
ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सिलेबस की जो 9th में वो देख रहे हैं 11th में भी है और जो 10th में वो देख रहे हैं 12th में भी है। अब जैसे जो नीट के बच्चे हैं तो बायोलॉजी को देखते हैं, तो बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं, तो बायोलॉजी के सिलेबस में सेल है, सेल 9th में भी पढ़ना होता है 11th में भी पढ़ना होता है। टिश्यू है, टिश्यू 9th में भी पढ़ना होता है 11th में भी पढ़ना होता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है 9th में भी पढ़ना है 10th में भी 11th में भी पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस में अगर बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग को एक चैप्टर दिया है, लेकिन जब हम लोग 11th-12th में जाएंगे तो इस चैप्टर को जो उसके अंदर टॉपिक है वो डिवाइड होकर एक चैप्टर बन जाता है। तो इसीलिए कुछ चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेस पूरा हम लोग 10th में पढ़ते हैं, लेकिन उसका कुछ क्या है कि 11th में कुछ पार्ट पढ़ते हैं, कुछ पार्ट 12th में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन है, हम लोग 10th में पढ़ते हैं 12th में भी पढ़ना होता है। हेरिडिटी है तो ये हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं 12th में भी पढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी 12th में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो ये 10th में पढ़ना है और 11th में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है। तो ये सारा चीज क्या था कि हम देखें क्या कि मैक्सिमम जो 9th का पार्ट है वो हमसे मैच कर रहा है किससे 11th से, और कुछ पार्ट 12th से मैच कर रहा है। 10th का जो पार्ट है वो मैच कर रहा है 12th से और कुछ 11th वाला पार्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतना चीज होने के बाद हमको अब सिलेबस का आइडिया लग गया है ना। ये सारा चीज देखने के बाद सिलेबस का आइडिया लग गया। अब जैसे मैथ्स की बात करें तो हम लोग 9th में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, 11th भी जब आप मैथ्स स्टार्ट कीजिएगा तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करना होगा। 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, क्लास 11th में भी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा मैथ में, है ना। हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आप लोगों को 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। तो इसी तरह मैथ का भी सिलेबस है जो 9th में मैक्सिमम थोड़ा बहुत, 11th में बहुत कुछ, 12th में पढ़ना होता है। तो ये चीज हमें सिलेबस के बारे में आइडिया हुआ था। अब जब आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाए तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे अभी हम लोग क्या किया सिलेबस देख ले कि क्या क्या सिलेबस है, जो ना कुछ पता होने के बाद जैसे आपको अब सिलेबस का आइडिया लग गया तो अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है फर्स्ट में आपको 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कवर करना होगा विथ डीप नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए हो गया अब चलो भाई मेरा 9th खत्म हो गया मेरा 10th खत्म हो गया तो अब चलो हम नीट का चाहे IIT का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर 9th में 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे तरीका से आप 9th पे फोकस कीजिए। जब आपका 9th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका 9th का सिलेबस आपका रिवीजन हो जाए, है ना, तब आप 10th की तरफ मूव ऑन कर जाइए, 10th के सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, अगर आप 10th में हैं और 10th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आप उसको रिवीजन अच्छे से कर लिए, तो क्योंकि 10th में तो आपका बोर्ड भी होता है, बोर्ड एग्जाम भी होता है, तो आप बोर्ड को भी नज़र में रखिए, है ना। बोर्ड के लिए भी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसीलिए हम बोले कि 9th और 10th का सिलेबस को कंप्लीट कवर कीजिए विथ डीप नॉलेज। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए सेकेंड चीज कि जब 9th और 10th का पढ़ रहे हैं तो उसमें यह कोशिश कीजिए कि फोकस ऑन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको बनाइए, उनको कीजिए और साथ के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कीजिए। क्योंकि आपका 9th-10th का जो एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम लेगा, तो जिसमें आपके पास क्या होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी MCQ क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि आप नीट का तैयारी कीजिए, JEE का, IIT का तैयारी कीजिए, चाहे दुनिया भर के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए, आपका जो एग्जाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है। 99% जो भी एग्जाम होता है कंपटीशन का सारा MCQ बेस्ड होता है, UPSC मेंस को छोड़कर, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ठीक है हम MCQ भी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। 9th-10th का पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाना है और उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड एग्जाम देना है। तो सबसे अच्छा क्या है, आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। NTSE एग्जाम होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। चाहे आपका जो स्कूल लेवल पे जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है जो MCQ बेस्ड होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो इतना चीज समझ में आ गया। अब ये मत कीजिए कि 9th में, अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये आ रहा है कि 9th में तो क्या 11th का पढ़ सकते हैं रिलेट करके। तो भाई मेरे अभी आप 13, 14, 15 साल की एज में हैं और आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है ना,
तो इसके आप 9th में पहले आप 9th अच्छे से कीजिए। जब 9th आपका अच्छे से रहेगा, सब कुछ रिवीजन में रहेगा, तो जब आप 11th में जाइएगा, जैसे अभी मोशन में देखें तो वहाँ इक्वेशन पढ़िएगा, मोशन का इक्वेशन पढ़िएगा, 3 इक्वेशन होता है, वही वहाँ पे भी पढ़ना है, सेम फॉर्मूला। ऐसा थोड़ी कि दुनिया सुन के दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं आएगा, वही फॉर्मूला आएगा। वो जब आपको याद है तो ठीक है। जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स देखे केमिस्ट्री में, अब बहुत बच्चे को एटम नहीं पता होता है, बहुत बच्चे को मॉलिक्यूल नहीं पता होता है कि एटम एटम मिलने से मॉलिक्यूल बनता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलने से एटम बनता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चा सब। तो वो कंफ्यूजन ना हो, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है तो वो आपको अच्छे से आता है, तो आप फिर 11th वाला में जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको आसान लगेगा, है ना। अब यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाके कहाँ खोजिएगा, आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उसी स्टैंडर्ड के सिलेबस को अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ये चीज आपका बेसिक है तो आपको 11th में 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे भी जरूरी है, क्योंकि जो कुछ कुछ बेसिक टर्म ऐसा होता है जो वहाँ पे टीचर लोग छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। वो वर्ड यूज होता है, वो बेसिक टर्म यूज होता है, लेकिन टीचर लोग वहाँ पे नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो 9th 10th का चीज था, बोल देते हैं डायरेक्ट कि 9th 10th का चीज है, ये तो पढ़े होगे, लेकिन यहाँ बच्चा पढ़े तो इसीलिए 9th 10th का सिलेबस को अच्छे से डीप नॉलेज के साथ कवर करना जरूरी है ना। यहीं से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से। अगर आप 9th 10th अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 9th 10th बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन का स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई का तैयारी कर रहे हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। 9th 10th अगर आप अच्छे से ढंग से जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिए, समझ आइए उसी दिन से आप अपना बेसिक बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि नेक्स्ट है कि क्या हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा आंसर है यस, कर देना चाहिए। अगर इतना वीडियो देखने के बाद अगर आप 9th 10th के सिलेबस को अच्छा से पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। आप ऐसे ही 10 लाख बच्चों से आगे निकल चुके हैं। नीट की एग्जाम की अगर हम बात करें तो फिलहाल नीट के एग्जाम में 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें से आप 10 लाख बच्चे में से आगे निकल चुके हैं। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से ही बहुत सारे बच्चे से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप 9th 10th अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे बच्चे जब इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं, हम भी पढ़े, हम भी देखे, ऐसा बहुत सारा बच्चा था जिनको बेसिक चीजें नहीं आती थी और उनको दिक्कत होता था। तो इसीलिए 9th 10th जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, अभी से नहीं करना चाहिए। आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी बच्चा 9th 10th स्टार्ट कर दिया पढ़ना अच्छे से, उनका समझिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब कह रहा है कि कैसे स्टडी करें, 9th 10th के सिलेबस को कैसे पढ़ें। तो 9th 10th के सिलेबस को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। बढ़िया तरीका क्या है कि जहाँ पे भी आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ सर लोग लिखाते होंगे, नोट्स बनवाते होंगे, उस नोट्स को पढ़िए, रीड कीजिए, उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए, मेनी टाइम्स रिवीजन, बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप फोकस कीजिए एनसीईआरटी बुक पे। किस पे फोकस कीजिए? एनसीईआरटी बुक पे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हमेशा एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है, कोई भी। और क्या कीजिए कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के साथ साथ लाइन बाय लाइन उसको अंडरस्टैंड यानी कि समझने का कोशिश कीजिए, है ना। लाइन क्या कह रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला चीज क्या है कि जो टीचर पढ़ाया उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। दूसरा चीज एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, यानी कि उसको रीड करना है और उसको लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करना है। आप रेफरेंस बुक भी 9th 10th में जिसको जो भी अच्छा लगता है वो रेफरेंस बुक ले सकते हैं। हम इसमें सजेस्ट नहीं करेंगे कि कौन सा बेटर है, जिसको जो बुक समझ में आता है, जिनको जो बुक बेटर लगता है आप वो बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और 10th वालों के लिए, जो 10th में अभी बच्चे गए होंगे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इतना कुछ हो जाने के बाद आप पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, है ना। ये नहीं कि 10th का सिलेबस खत्म कर दिया आप 11th 12th का पढ़ने लगे, नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू क्योंकि बोर्ड भी तो देखना है। अब देखिए 10th वाले के लिए कि अगर बोर्ड का एग्जाम उसका कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चे तो बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होते ही नानी दादी घर घूमने लगते हैं, है ना, इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ कहीं नहीं गए घूमने वहाँ घूमने लगते हैं। क्योंकि लास्ट के तो हमको लगता है कि 2 मंथ बच्चे लोग बढ़िया से तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है कि हम साल भर मेहनत किए,
बहुत बच्चे साल भर भी मेहनत करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे का जो हम देखे हैं वो क्या करते हैं, लास्ट के 2 मंथ, है ना, 2 महीना पढ़ते हैं। तो जो भी हो, जैसे भी पढ़े, अगर आपका 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए 10th के एग्जाम के बाद आपके पास 2 से 3 मंथ बचता है रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। रिजल्ट आने में 2 से 3 मंथ का टाइम लग जाता है। तो आप इस 2 से 3 मंथ में क्या कर सकते हैं, इस 2 से 3 मंथ में जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखने से काम नहीं चलेगा। इस 2 से 3 मंथ में आप क्या कीजिए कि क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, या अगर मैथ लिए हैं तो आप मैथ, बायो है तो आप बायो जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का वीडियो पड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का बेसिक चैप्टर जो 11th का होता है, बेसिक चैप्टर, उसको आप, या बेसिक कॉन्सेप्ट आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो क्लास 10th के बाद इससे क्या होगा कि अगर आप 9-10 से स्टार्ट किए तो हम क्या बोले, आप 10 लाख बच्चों से ऐसे ही आगे निकल चुके हैं। अगर ये बेसिक चैप्टर आप इस 3 मंथ के गैप में आप कर लेते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। तो तैयारी ऐसे कीजिए, ऐसे होता है। एक्चुअल में आपका तैयारी तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। जैसे ही आप सिलेबस को कंप्लीट करने लगे अच्छे नॉलेज के साथ, तो सिलेबस तो आप प्रिपरेशन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आपका ये देखा जाता है। तो ये जो 2 से 3 मंथ होता है, इसमें मैक्सिमम बच्चा अपना टाइम गवा देते हैं। तो समय नहीं गवाना है। जो भी जेन्यून बच्चा होगा, जो भी, तो ये 2 से 3 मंथ को गायब नहीं होने देगा, गवाने नहीं, जाने नहीं देगा। इस 2 से 3 मंथ में क्या करेगा, ये बताने वाले बहुत कम होते हैं कि 2 से 3 मंथ में क्या करना है, तो बेसिक पढ़ लो। ये बहुत कम कोई बताता है कि क्या करना है, नहीं ही कोई टीचर बताते हैं। बहुत आपके ऐसे गार्जियन ही होंगे जो समझते होंगे, जो उसका इम्पोर्टेंस समझते होंगे, वही बताते होंगे कि 2 से 3 मंथ में क्या करना है। बाकी हमको नहीं लगता है कि कोई बताता, हमें भी नहीं बताया गया था, हमें भी हमारे गार्जियंस ही बताए थे कि 2 से 3 मंथ में क्या करना, और वही हम चीज़ आपको बता रहे हैं। ये 2 से 3 मंथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है। उसको अगर आप कर लिए तो आप इंस्टीट्यूट में जाइए, जब वो बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेगा तो आप उससे बेहतर रहिएगा वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आप लोग को आंसर ये भी मिल गया होगा कि क्लास 9th और 10th से हमें नीट और जेईई की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। क्या क्या करना चाहिए ये भी पता चल गया होगा। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ का बेसिक चैप्टर कौन से हैं क्लास 11 के। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कंटिन्यू हर एक 2 से 3 दिन पे एक वीडियो आते रहेगा, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो जय हिंद,